परवाह देश की में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। आखिर क्या हो गया है बांग्लादेश को? इस साल अगस्त महीने में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथों सत्ता की कमान तो आ गई, पर उम्मीद उस वक्त थी कि बांग्लादेश में एक नई सुबह होगी। यही पूरी दुनिया को बताया गया कि वो नोबेल पीस प्राइज के विजेता हैं, वो बांग्लादेश को डेमोक्रेसी के चरम पर ले जाएंगे। लेकिन बीते 3.5 महीने में मोहम्मद यूनुस सरकार के चेहरे से वो नकाब पूरी तरीके से उतर चुका है। नफरत और कट्टरता का यूनुस के बांग्लादेश में अब राज कायम है। बांग्लादेश तालिबान से भी क्या बदतर हो चुका है। रविवार को क्या हुआ? उस दिन अवामी लीग के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हुआ, कैसे उसको तार तार किया गया। प्रदर्शनकारियों पर लात घूंसे बरसाए गए, दौड़ा दौड़ा करके उनको पीटा गया। सबसे शर्मनाक तस्वीर तो महिला प्रदर्शनकारियों की सरेआम पिटाई की आई है। देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस ने मारपीट करने वाले बीएनपी कार्यकर्ताओं को नहीं पकड़ा, उन्हें खुली छूट दी गई। मानवाधिकारों का कत्ल हो रहा था। पुलिस और प्रशासन का रवैया सबके सामने है और यह दिखाता है कि उन्हें गुंडागर्दी के लिए बीएनपी के उपद्रवियों को लाइसेंस तक दे दिया है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। अवामी लीग के प्रोटेस्ट के दौरान ढाका की सड़कों पर महिलाओं से किस तरीके से अभद्रता की गई, ये देखिए। अवामी लीग की महिला कार्यकर्ता को बाल पकड़कर खींचा गया। ताज्जुब ये है कि ये काम बीएनपी की महिला कार्यकर्ता ही कर रही थी। बाल पकड़कर महिला को भीड़ में ले जाया गया, फिर उससे अभद्रता शुरू हुई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वो महिला चीखती रही, लेकिन पुलिस की शय पर गुंडों को कोई तरस नहीं आया। नॉन स्टॉप ये बर्बरता चली, कुछ नहीं तो कम से कम आधे घंटे तक। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके का बर्ताव किया गया। अब इसके सबूत भी देख लीजिए। अवामी लीग की प्रदर्शनकारी महिलाओं को पकड़कर पुलिस वैन में ले जाया गया, लेकिन महिला कार्यकर्ता पुलिस वैन में भी सुरक्षित नहीं थी। पुलिस मौजूद थी। बीएनपी के गुंडों ने महिलाओं पर थप्पड़ की बरसात कर दी, उनके कपड़े खींचने का सिलसिला चलता रहा। ढाका की सड़कों पर अवामी लीग का प्रदर्शन ये चौंकाने वाला भी है। अगस्त में इसी अवामी लीग के खिलाफ बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था। प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश में जंगल राज कायम हो गया है। लेकिन छात्र आंदोलन के लीडर बनकर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली। दुनिया को बताया गया कि शेख हसीना तानाशाह थी। देश में महंगाई और बेरोजगारी पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था और इसी वजह से नौजवानों में भारी गुस्सा हो गया था। और यही गुस्सा जब फूट पड़ा तो अगस्त के महीने में बांग्लादेश में विद्रोह हुआ। ये तस्वीर दुनिया को दिखाई गई। तब क्या माना जा रहा था कि यूनुस एक लिबरल डेमोक्रेट है, इनके आने पर बांग्लादेश की व्यवस्था वापस पटरी पर आएगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवकों को नौकरियां मिलेंगी, सबको समान अधिकार होगा। लेकिन सोचिए उनकी सोच कैसी कट्टरपंथी और नफरती होगी कि इस तरीके का बर्ताव आज ढाका की बांग्लादेश की सड़कों पर हो रहा है और मोहम्मद यूनुस मौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बांग्लादेश के हालात बदले हैं। शेख हसीना ने अवामी लीग के लेटर हेड पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। इस लेटर ने साफ कर दिया कि अब अवामी लीग चुप नहीं बैठेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का समर्थन शेख हसीना को मिलेगा और उनके दोबारा सत्ता में वापसी के आसार बन रहे हैं। बस इसी उम्मीद में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का जोश हाई हुआ और वो सड़कों पर उतर पड़े। आपको ये बता दें कि ढाका में शनिवार को भी प्रोटेस्ट हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के समर्थन में अवामी लीग समर्थकों ने रैली निकाली। कहा जाता है कि ट्रंप को यूनुस पसंद नहीं करते, इसी कारण रैली निकालने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घटना ने आग में घी की तरह काम किया। अवामी लीग के समर्थक एक्टिव हो गए। मतलब साफ है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। अब तो शायद ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि यूनुस की कुर्सी बरकरार रहे। आपको ये बता दें कि शेख हसीना को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है, इसीलिए ट्रंप भी यही चाहेंगे कि बांग्लादेश में उनकी वापसी हो और बाइडेन समर्थक यूनुस को बेदखल किया जाए। वैसे भी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब ये खबरें आई थी कि इसके पीछे बाइडेन प्रशासन का हाथ हो सकता है।
अभी हमने आपको रविवार को ढाका में अवामी लीग के प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाई। अब आपको दिखाते हैं इस प्रोटेस्ट की तस्वीर जो बीते 3 महीनों के दौरान नहीं देखी गई थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि यह प्रोटेस्ट हुआ क्यों। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे ढाका की तस्वीर। ज्यादातर प्रदर्शनकारी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग के मेंबर हैं। ये वो स्टूडेंट विंग है जिसे अंतरिम सरकार ने अब बैन कर दिया है। स्टूडेंट लीग पर 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उसको सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। अंतरिम सरकार के इसी एक्शन के खिलाफ अवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया। वो नेता भी बाहर आ गए जो अब तक अंडरग्राउंड थे। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद 3 महीनों में जो नहीं हुआ वो अब ढाका में शुरू हो गया है। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। यूनुस सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी तक दी, लेकिन इसके बावजूद जब कार्यकर्ता नहीं माने तो भिड़ंत सड़कों पर हुई। शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता में वापसी के लिए बड़ा कूटनीतिक दांव चला है। इसे समझने के लिए पहले उनके डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी का मतलब समझिए। हसीना ने यह संदेश अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के लेटर हेड पर लिखा। इस पर सामने ही मोटे अक्षरों में पार्टी का नाम है और नीचे लिखा है 23 बंगबंधु एवेन्यू ढाका। शेख हसीना ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इसमें शेख हसीना के साथ उनकी बेटी साइमा वाजिद भी खड़ी है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि इसमें शेख हसीना की ढाका में वापसी के संकेत भी छुपे हैं। शायद इसीलिए बांग्लादेश में अब अवामी लीग माहौल बनाने में जुट गई है। शेख हसीना ने लेटर लिखकर बांग्लादेश में अवामी लीग कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि अब हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। इससे जब से ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तब से यह माना जाने लगा कि यूनुस की सरकार पर अब खतरा है। ऐसे कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूनुस की अतीत की यादें खास नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि यूनुस को ट्रंप पसंद नहीं है। इसकी क्या वजह बताई जाती है, यह भी समझ लीजिए। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेट्स के समर्थन है, यानी कि वही पार्टी जिससे कमला हैरिस, जो बाइडेन और बराक ओबामा आते हैं। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया है। रिपोर्ट में दावा है कि यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए चंदा भी जमा किया था। मोहम्मद यूनुस बिल और हिलरी क्लिंटन के करीबी रहे हैं। ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। ट्रंप ने एक बार आरोप भी लगाया था कि 2016 में मोहम्मद यूनुस ने उन्हें हराने के लिए डोनेशन दिया था डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। ट्रंप ने एक डेलीगेशन से यहां तक कहा था जब वो उनसे मिलने आए थे कि अरे वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है, मैंने सुना है कि वो मुझे हराना चाहता था। ऐसा उन्होंने बांग्लादेश के एक डेलीगेशन को बोला था। अगर विदेशी अखबारों में छपी एक रिपोर्ट सही है तो आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस के लिए संकट खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि रविवार को अवामी लीग ने देश में चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यही कारण है कि कल हुई एट्रॉसिटी की घटनाओं के बाद यह मामला अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये देखिए कि ट्रंप की वापसी से अवामी लीग के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यूनुस सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। लीग ने अपने फेसबुक पेज पर ऐलान किया कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों का नरसंहार हुआ और इसकी शिकायत अब वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कराएंगे। इस शिकायत में यूनुस के अलावा उनकी कैबिनेट के सभी सदस्यों समेत 61 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आईसीसी में दर्ज शिकायत में 800 पन्नों के दस्तावेज शामिल किए गए हैं। अवामी लीग का कहना है कि आईसीसी में जल्द ही यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जल्द ही 15,000 और शिकायतें दर्ज कराने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अत्याचार प्रभावित एक आदमी की तरफ से शिकायतें दर्ज होंगी और इसका पूरा चिट्ठा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक तरफ शेख हसीना की अवामी लीग ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोला है और दूसरी तरफ यूनुस सरकार ने भी शेख हसीना को कंट्रोल करने के लिए एक दांव चला है। यह दांव क्या है, उस पर गौर कीजिए। रविवार को बांग्लादेश ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है।
बांग्लादेश ने शेख हसीना के अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर आरोप लगाया है कि जुलाई और अगस्त महीने के दौरान छात्र आंदोलन के समय नृशंस हत्याएं करवाई गई। ये हत्याएं शेख हसीना सरकार के इशारे पर हुई, इसीलिए वो छात्रों और आंदोलनकारियों की हत्या की कसूरवार है और इसीलिए उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए और उनको फौरन वापस बांग्लादेश लाया जाए। आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त के दौरान बांग्लादेश में करीब 700 लोग मारे गए थे। 18 नवंबर को ढाका की अदालत में शेख हसीना को पेश होना है, उनके खिलाफ समन है। शेख हसीना पर नरसंहार, हत्याएं, मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप है। अब तक 60 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है और 25 लोग छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना सरकार की सख्ती के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। तो अब यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश अभी राजनीतिक कश्मकश के एक बहुत अहम मोड़ पर है। एक तरफ शेख हसीना समर्थकों को वापसी की उम्मीद दिख रही है और दूसरी तरफ यूनुस सरकार शेख हसीना की वापसी को हर कीमत पर रोकने पर आमादा है। वैसे अभी ये शुरुआती दौर है, लेकिन बांग्लादेश में शनिवार और रविवार का घटनाक्रम बता रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है, चाहे जिसकी भी सत्ता है। पर यह सवाल सिर्फ बांग्लादेश या हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को, सारे जितने बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको यह पूछना जरूरी है कि जिस मोहम्मद यूनुस को पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने बैकिंग की थी, उनको बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री, उसका नेता बनाया था, क्या उनके रहते इस तरह से महिलाओं से बर्ताव, उनके रहते हुए पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है और पूरी दुनिया चुप रहेगी? और अब परवाह देश की में देखिए, कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों का सेफ पैसेज देने वाले जस्टिन ट्रूडो का सच से सामना अचानक कैसे हो गया? भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों को छिपाकर रखना पूरे कनाडा को महंगा पड़ रहा है। कनाडा में गैंग वॉर तो हो ही रहा है, गोलियां भी चल रही हैं, ड्रग की सुपर लैब ऑपरेट हो रही है और कनाडा से अमेरिका तक अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो की नीति की वजह से कनाडा अब संगठित अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कनाडा में पहले ड्रग्स की सुपर लैब का पता चला, उसके बाद गोलीबारी की एक घटना में भारत का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार हुआ तो ट्रूडो की आंखें खुल गई। ट्रूडो ने पहली बार कहा है कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। खतरनाक गैंग वॉर, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट और अमेरिका से मैक्सिको तक होने वाले अपराधों की क्राइम कैपिटल बनती जा रही कनाडा की राजधानी ओटावा में गोल्डी बराड समेत कम से कम 40 आतंकी और गैंगस्टर छुपे। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और ड्रग माफिया के लिए सेफ हेवन बन गया है। कनाडा की सरकार इनके बारे में सब जानती है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के हाथ की कठपुतली बन गए जस्टिन ट्रूडो ने इन माफिया, आतंकियों और गैंगस्टर पर आंखें मूंद रखी हैं। लेकिन पहली बार जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कनाडा में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो को झुकने पर मजबूर कर दिया है। भारत के मोस्ट वांटेड और खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को कनाडा में गिरफ्तार किया गया है। अर्शदीप डल्ला को ओंटारियो प्रांत के मिल्टन शहर में 27 और 28 अक्टूबर को हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने भारत ने 26 गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट कनाडा को प्रत्यर्पण के लिए भेजी थी। भारत से भागकर कनाडा में रह रहे मोस्ट वांटेड आतंकियों की इस लिस्ट में अर्शदीप डल्ला का नाम भी था। यानी खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला भारत सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। कनाडा से ही पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में गैंगस्टरों को भी संचालित कर रहा था। उस पर यूपीए के तहत केस दर्ज है। अर्शदीप डल्ला दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की लिस्ट में भी वांछित अपराधी है। मोस्ट वांटेड डल्ला को जनवरी 2023 में भारतीय गृह मंत्रालय की ओर से आतंकी घोषित किया जा चुका है। अर्शदीप डल्ला पंजाब में आतंकी फंडिंग करने, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, हत्या और जबरन वसूली के कई मामलों में वांटेड है। पंजाब के मोगा के दल्ला गांव में जन्मे अर्श डल्ला पर हत्या और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। कनाडा पुलिस की गिरफ्तारी में आया आतंकी अर्श डल्ला कई भारत विरोधी वारदातों में शामिल है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों से हमदर्दी रखने वाले और बार बार सफेद झूठ बोलने वाले जस्टिन ट्रूडो की सरकार
इन आतंकियों के कनाडा में होने की बात को सिरे से नकारती रही। हद तो यह है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अर्शदीप डल्ला के पकड़े जाने की सूचना भी भारत से छिपाने की कोशिश की। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला 2018 में कनाडा भाग गया था। अर्श डल्ला खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का दाहिना हाथ माना जाता था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ से जुड़ा हुआ है, जिसका मुखिया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। निज्जर की हत्या के बाद अर्शदीप डल्ला ही उसके गैंग को संभाल रहा है। अर्शदीप डल्ला कनाडा में छिपकर बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है और गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर पकड़ा गया है वहाँ पर आतंकवाद के चक्कर में, तो उसके बारे में कह करके वो अपना केस कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं, यही मंतव्य लगता है। और छोटी अवधि का, बड़ी अवधि का मंतव्य ये लगता है कि ऐसे लोगों को बचा करके वो ये दिखाना चाहेंगे कि वो खालिस्तानियों के हामी हैं। कनाडा की पुलिस और सरकार ने जमानत की सुनवाई होने तक अर्श डल्ला की गिरफ्तारी की खबर को दबाए रखा, लेकिन मामला अदालत पहुंचा तो ट्रूडो सरकार की कलई खुल गई। लेकिन अर्श डल्ला अकेला नहीं है जिसे ट्रूडो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स की लंबी लिस्ट है और अब यही गैंगस्टर कनाडा से लेकर अमेरिका और मैक्सिको तक के लिए मुसीबत बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कनाडा ने जिस अर्शदीप गिल उर्फ अर्श डल्ला की गिरफ्तारी की खबर को भारत से छुपाया, वो मौजूदा वक्त में आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का बिग बॉस है और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से वो ही उसका गैंग चला रहा है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का गठन जगतार सिंह उर्फ तारा ने 13 मार्च 2011 को किया था। जगतार तारा पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। जगतार की गिरफ्तारी के बाद हरदीप निज्जर केटीएफ यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बना और अब निज्जर के मारे जाने के बाद केटीएफ की कमान संभाली है अर्श डल्ला ने। ये वही खालिस्तान टाइगर फोर्स है जो भारतीय कानून की डिक्शनरी में आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल है, जिसे फरवरी 2023 में भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था और तब से खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला का नाम भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में दर्ज है। अर्श डल्ला 4 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है, वहीं से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां कर रहा है और देश के दुश्मन उसके अजीज दोस्तों में शामिल है। इस खालिस्तानी आतंकी का नाम दिल्ली और पंजाब पुलिस के साथ भारतीय एजेंसियों की हिट लिस्ट में शामिल है। एनआईए ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अर्श डल्ला के ऑर्डर पर उसके गुर्गे पंजाब में लगातार टारगेट किलिंग करते हैं। इस पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार सप्लाई करने का आरोप है और इसका नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से भी बड़ा है। इसके करीब 700 से ज्यादा शूटर भारत के कई राज्यों में इस वक्त एक्टिव है। इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी, जो पूरी नहीं हो सकी। भारत और कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत के विरुद्ध साजिश रच रहे खालिस्तानी आतंकियों और भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स को अपने देश में शरण दे रखी है। भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला अकेला नहीं है। पंजाब के करीब 29 गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा में शरण ले रखे हैं, जिनमें से कईयों को अब आतंकी घोषित किया जा चुका है। ऐसे अपराधियों को भारत को सौंपने के बजाय ट्रूडो की सरकार उन्हें वहां पर संरक्षण दे रही है। भारत सरकार कई बार ऐसे मोस्ट वांटेड आतंकियों के सबूत कनाडा की सरकार को सौंप चुकी है। कनाडा में छिपे ये आतंकी और गैंगस्टर्स सिर्फ भारत के विरुद्ध ही साजिश नहीं रचते, अब ये अपराधी कनाडा के लिए भी सिर दर्द बन गए हैं। भारत से भागकर कनाडा पहुंचे ये मोस्ट वांटेड अपराधी कनाडा में क्या क्या कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कनाडा को सौंपे गए डोजियर में किस किस गैंगस्टर और आतंकी का नाम है। सबसे नए डोजियर में सबसे पहला नाम है संदीप सिंह सिद्धू का। संदीप सिंह सिद्धू के पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तान आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे और ISI गुर्गों के साथ संबंध थे।
ये सभी शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल थे। बलविंदर सिंह संधू की हत्या अक्टूबर 2020 में उनके घर के बाहर कर दी गई थी। संदीप सिंह सिद्धू कनाडा की सीमा सेवा एजेंसी यानी CBSA का कर्मचारी है। संदीप सिंह सिद्धू पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। डोजियर के मुताबिक वो 30,980 ब्रुकडेल कोर्ट, एबॉट्सफोर्ड, कनाडा में रहता है। डोजियर में दूसरा नाम अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का है, जिसे कनाडा की पुलिस ने ओंटारियो प्रांत के मिल्टन शहर में 27 और 28 अक्टूबर को हुई गोलीबारी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। डोजियर में तीसरा नाम है सतिंदरजीत सिंह बराड़ उर्फ गोल्डी बराड़ का। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य और आतंकी ग्रुप बब्बर खालसा से जुड़े गोल्डी बराड़ ने 29 मई 2022 को फेसबुक पोस्ट के जरिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला हत्याकांड के बाद छिपने के लिए अमेरिका चला गया था और अब भारत का मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा है। कनाडा भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों और आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। मोस्ट वांटेड की सूची में तीसरा नाम है चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा का। चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा एक गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी है। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली समेत 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस ने रिंकू रंधावा के खिलाफ 10 जून 2021 को लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इस लिस्ट में चमनदीप सिंह उर्फ रमन जज का नाम भी है। फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज आजकल कनाडा के सरे शहर में रहता है। वो जयपाल भुल्लर गैंग का सदस्य है और उस पर हत्या के प्रयास समेत करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लखबीर सिंह उर्फ लांडा का नाम भी कनाडा में रह रहे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। वो 30 से ज्यादा अपराधों में शामिल है। लुधियाना के गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला का नाम भी इस लिस्ट में है। उस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 8 मामले दर्ज हैं। लखबीर सिंह उर्फ लांडा, गोल्डी बराड़, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला और सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनेके जैसे गैंगस्टर और आतंकी कनाडा में छुपे हुए हैं और भारत सरकार कनाडा को बार बार इनके कनाडा में होने और आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का सबूत दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये गैंगस्टर और आतंकी सिर्फ भारत में ही अपराध कर रहे हैं। अपराधी जहां रहता है वहां अपराध करते हैं। निज्जर ने अपनी मौत से पहले अपने गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स की भर्ती की थी। ये शार्प शूटर्स अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक और पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक अपनी आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उन्नीस 1990 के दशक के अंत में बिंडी जौहल नाम के एक मोस्ट वांटेड ने कनाडा में द एलीट नाम का एक गैंग बनाया। इस गैंग ने कनाडा के अपराध जगत में तहलका मचाया। ये गिरोह इतना ताकतवर हो गया कि इसके ऊपर 30 से ज्यादा हत्याओं के आरोप लगाए गए। लेकिन आज कनाडा में एक नहीं 20 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। कनाडा में एक तरफ ब्रदर्स कीपर्स गैंग है तो दूसरी तरफ रेड स्कॉर्पियंस। ड्रग्स से लेकर हथियारों की अवैध तस्करी करने वाले ये गैंग दबदबा बनाने के लिए अब आपस में लड़ रहे हैं और कनाडा से लेकर अमेरिका तक की शांति और व्यवस्था तेजी से खराब हो रही है। गैंग वॉर उनकी अपनी धरती पर चल रहा है और कनाडा भारत के ऊपर इल्जाम बढ़ रहा है। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवाद और भारत से भागे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की जो फसल उगाई थी वो अब कनाडा को ही तबाह करने में जुटी है। कनाडा के शहर शहर गैंग वॉर पनप रहा है। शांत रहने वाले कनाडा में गोलियां गूंज रही हैं। कनाडा ड्रग और अवैध हथियार की तस्करी का नया गढ़ बन गया है। कुछ दिन पहले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने ड्रग्स की एक सुपर लैब पर छापेमारी की। कनाडा के पुलिस अधिकारियों ने 54 किलोग्राम फेंटेनाइल, 390 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 35 किलोग्राम कोकीन, 15 किलोग्राम MDMA और 6 किलोग्राम कैनाबिस जब्त किया।
इनमें से अकेले फेंटनाइल से 950 लाख से ज्यादा ड्रग्स की घातक खुराक का उत्पादन किया जा सकता था, जो हर कनाडाई की कम से कम 2 बार जान ले सकता था। ड्रग्स के अलावा 20 से ज्यादा हैंडगन, असॉल्ट राइफल, मशीन गन और हाई कैपेसिटी गोला बारूद बरामद हुआ। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा इन दिनों ड्रग्स माफियाओं के गैंग वॉर से कराह रहा है। कनाडा के कई शहरों में ड्रग्स की तस्करी से जुड़े गैंग लगातार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और ये सब हुआ है माफियाओं को संरक्षण देने वाली ट्रूडो की नीति की वजह से। अब कनाडा सरकार बैकफुट पर है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की चौतरफा आलोचना हो रही है। ट्रूडो की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब ट्रूडो के जाने का समय आ गया है। इच्चर हत्याकांड में तो कनाडा ने कभी भारत सरकार को कोई सबूत नहीं दी, लेकिन भारत सरकार ट्रूडो को कनाडा में रह रहे आतंकियों के खिलाफ पक्के सबूत दे चुकी है। Our biggest problem right now is in Canada, because in Canada, actually, today the party in power in Canada, other parties in Canada have given these kinds of extremism, separatism, advocates of violence a certain legitimacy in the name of free speech. See, when you tell them something, their answer is no, 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 we are a democracy, but it is free speech. But the point that they need to understand, this kind of, it's no longer a world which runs as a one-way street. That if there are things which happen out there, there will be pushback. The Newton's law of politics will apply there also. That there will be a reaction. कनाडा में रह रहे भारत के कुछ मोस्ट वांटेड अपराधियों के नाम विदेश मंत्रालय ने फिर से दोहराए हैं। Security related information with the Canadian government regarding gang members, including those of Lawrence Bishnoi gang, and requested them to arrest them and or to take due action as per law. So far, while we have exchanged and given these information, so far no action has been taken by the Canadian side. भारत सरकार ने कम से कम 26 मामलों में कनाडा सरकार से अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन खालिस्तानियों के साथ खड़े ट्रूडो ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भारत की मिसाइल शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पर जल्द ही हमारे देश को एक नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट मिलने जा रहा है। ये सुपर पावरफुल मिसाइल भारतीय नौसेना को मिलेगी, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। डीआरडीओ लंबी दूरी वाली इस नई एंटी शिप बैलिस्टिक्स मिसाइल का परीक्षण बहुत जल्द करने जा रहा है, लेकिन नई मिसाइल की हुंकार से दुश्मन के घर में पहले से ही खलबली मच गई है। आखिर इंडियन नेवी को कौन सी नई एंटी शिप बैलिस्टिक्स मिसाइल मिलने वाली है, जिससे भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ी? देखिए इस रिपोर्ट में। नए प्रक्षेपास्त्र से दहल उठेगा दुश्मन। भारत की नई मिसाइल से थर्रा उठेगी दुश्मन की धरती। दुश्मन पर कहर बनकर गिरेगी भारत की नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। ये नए भारत की मिसाइल शक्ति है, जिसकी हुंकार से शत्रु भी खौफ खाते हैं। नई मिसाइल के टेस्ट से पहले ही दुश्मनों को सांप सूंघ गया है। आखिर क्यों भारत की इस नई मिसाइल से चीन से लेकर पाकिस्तान का दिल दहल रहा है? क्यों इस मिसाइल के लॉन्च होने से पहले ही दुश्मनों का कलेजा कांप रहा है? हम आपको इस नई एंटी शिप स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत भी बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि इस मिसाइल के परीक्षण के बाद कैसे बढ़ जाएगी भारत की मिसाइल पावर। भारत जल्द ही अपनी नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसे भारत की मिसाइल पावर को बढ़ाने में बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस नई मिसाइल का टेस्ट जल्द ही होने वाला है।
ये बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय नौसेना को समंदर में दुश्मन के जहाजों को दूर से ही निशाना बनाने की अद्भुत ताकत देगी। इस नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मिसाइल युद्ध पोतों को निशाना बनाने में सक्षम होगी। इसे समुद्री जहाजों या जमीन दोनों जगहों से दागा जा सकेगा। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से 1700 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस नई मिसाइल का परीक्षण देश के पूर्वी तट पर किया जाएगा। 3, 2, 1 इस मिसाइल की टेस्टिंग उस वक्त होने वाली है जब भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। नई स्वदेशी मिसाइलों के जल्द ही ऑपरेशनल सर्विस के लिए तैयार होने की उम्मीद है। डीआरडीओ ने नई बैलिस्टिक मिसाइल को भारतीय नौसेना के लिए खास तौर पर डिजाइन किया है। इस नए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बाद भारतीय नौसेना का बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार काफी समृद्ध होगा। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत की यह नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल नौसेना को सरफेस शिप्स और तटीय ठिकानों दोनों से ही टारगेट को भेदने में सक्षम बनाएगी, क्योंकि यह मिसाइल समंदर के बीचों बीच किसी भी जहाज के परखच्चे उड़ाने की अद्भुत ताकत रखती है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल की जरूरत नौसेना को बहुत ज्यादा है। हमारा हिंद महासागर, अरबियन सी, बे बंगाल में जो एडवर्सरीज की जो लगातार हम आवाज देख रहे हैं, उनकी जो हम दस्तक देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में काउंटर मेजर के लिए हमारी नेवल फोर्स के पास सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल एक अत्याधुनिक मिसाइल है जिसे समुद्र में चलते हुए जहाजों को निशाना बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल बैलिस्टिक मोड पर चलती है, जो हाई रेंज पर अपने टारगेट को सटीक निशाना बनाती है। इस नई मिसाइल से भारतीय नौसेना की ताकत कैसे बढ़ेगी और भारत इस मिसाइल का परीक्षण क्यों करने जा रहा है, इसे समझने से पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि कोई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल आखिर कैसे काम करती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल एक बैलिस्टिक पथ पर उड़ान भरती है। इस दौरान यह पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भी जा सकती है। जब मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो या तो सीधे टकराती है या फिर विस्फोट करती है। विस्फोट से पैदा होने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो किसी भी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकती है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हम शिप टू शिप भी कर सकते हैं और हम अपनी तटीय कोस्टल एरिया में इनको बैटरी में रखकर और वहां से इसको फायर भी कर सकते हैं। तो दोनों जगह से अगर हम शिप को डिस्ट्रॉय कर सके तो कोई भी शिप हमारे समुद्री सीमाओं के कोस्ट के एरिया में 1000 किलोमीटर तक आने का दुस्साहस नहीं करेगा और वो किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है पीस टाइम में हो या वॉर टाइम में हो, उस समय हम एक अच्छा डेटरेंस दे सकेंगे। तो नेवी की कैपेबिलिटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल में बढ़ेगी। इंडियन नेवी की मिसाइल पावर लगातार बढ़ रही है। वहीं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का भी ऑर्डर दिया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक तीनों सेनाओं में छोटी, मध्यम दूरी और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को शामिल करने के साथ ही इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हाल के दिनों में युद्धों में बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा गया है। कई बार तो युद्ध में एक ही रात में दुश्मन के ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए देखा गया है। पिछले दिनों हमास ने इजराइल पर रात में जोरदार मिसाइल हमला किया था, जिसमें इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा था। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना का चीन के साथ तनाव बढ़ा है। चीन के पास गैर परमाणु क्षमता वाले लंबी दूरी के हथियारों का विशाल भंडार है। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी।
भारत का पड़ोसी चीन रॉकेट पावर और लंबी दूरी के हथियारों से लैस है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत सभी चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को मजबूत बना रहा है। भारत लगातार अपनी रॉकेट फोर्स पर भी काम कर रहा है और उसी के लिए बीच बीच में मिसाइल परीक्षण कर रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। भारत की मिसाइल शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत के पास स्वदेशी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी हैं, जो पूरे एशिया और यूरोप तक को निशाना बना सकती हैं। भारत न्यूक्लियर ताकत तो है ही, देश के पास एक से बढ़कर एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें ब्रह्मोस, प्रहार, निर्भय, पृथ्वी, शौर्य, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 शामिल हैं। इन मिसाइलों के साथ ही पानी से समुद्र की सतह पर मार करने वाली मिसाइल धनुष, शॉर्ट रेंज मिसाइल आकाश, मीडियम रेंज मिसाइल त्रिशूल, विजिबिलिटी सीमा से दूर रेंज वाली मिसाइल अस्त्र और सतह से सतह और हवा में टारगेट भेदने वाली मिसाइल नाग भी भारत के पास है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं। यही वजह है कि दुनिया के हथियार बाजार में भी भारत की धमक और ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। नए भारत के पास घातक मिसाइलों का भंडार है। अग्नि 5 से लेकर ब्रह्मोस की ताकत को आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से हथियारों और रक्षा उपकरणों को हासिल करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और TV9 नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट का जर्मन संस्करण। जर्मनी के एक ऐतिहासिक स्टेडियम में भारत और जर्मनी के राजनेता, कॉर्पोरेट लीडर्स, दिग्गज खिलाड़ी और मशहूर हस्तियां एक मंच पर आएंगी और भारत और जर्मनी के संबंधों को और मजबूत करके विकास की रफ्तार बढ़ाने पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में होने वाली न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के खास मेहमान होंगे। भारत और जर्मनी के संबंध और मजबूत हो जाएंगे जब 21 से 23 नवंबर तक न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के जर्मन संस्करण में दोनों देशों के दिग्गज राजनेता, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके अलावा बड़े बिजनेस लीडर, मजे खिलाड़ी और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां सतत और स्थायी विकास के लिए मिलकर काम करने के रोड मैप पर मंथन करेंगे। It's a global summit which is definitely, as you said, one of its kind, the first of its kind. This is an offtake from what we did in India, which is for the first time for an India media company, we have taken our flagship summit, annual summit, to a global level. न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के जर्मन संस्करण का आयोजन पोर्श, बॉश और मर्सिडीज बेंच जैसी कारों के लिए मशहूर जर्मनी के औद्योगिक शहर स्टटगार्ट में हो रहा है। स्टटगार्ट के ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान में होने जा रहे न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के जर्मन संस्करण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा। स्टटगार्ट के MHP एरेना में न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के जर्मन संस्करण का शुभारंभ गुरुवार 21 नवंबर को शाम 4 बजे होगा। शाम 5:30 बजे TV9 नेटवर्क के MD और CEO वरुण दास भारत और जर्मनी सतत विकास के लिए रोड मैप विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शाम 5:50 पर इसी विषय पर भारत के रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का संबोधन होगा। शाम 6:05 पर मर्सिडीज बेंच इंडिया के CEO संतोष अय्योर श्रीनगर से स्टटगार्ट उपभोक्ता गलियारा विषय पर अपनी राय रखेंगे।
शाम 7:40 पर संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण होगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी शुक्रवार 22 नवंबर को सुबह 9 बजे TV9 नेटवर्क के MD एंड CEO वरुण दास स्वागत भाषण के बाद सेशन की शुरुआत करेंगे और देर शाम तक भारत और जर्मनी के नीति निर्माता, कॉर्पोरेट प्रमुख, प्रौद्योगिकी दिग्गज और खेल के सितारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। We would have an array of various kinds of discussion over 2 days. The whole event culminates with beyond discussion, which normally you get to see in corporate summits like this. So we have an award function there where we are honoring a few global icon who's made global impact coming from India. 22 नवंबर को सतत विकास के लिए एजेंडा विषय पर जर्मनी के खाद्य और कृषि मंत्री सेम ओजदेमिर का संबोधन होगा। इसके बाद ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कौशल विकास जैसे विषयों पर भारत और जर्मनी के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। दोपहर 2 बजे भारत के रक्षा उद्योग और आज के यूनिकॉर्न विषय पर कोच स्पीच होगी। न्यूज 9 ग्लोबल समिट के जर्मन संस्करण के दूसरे दिन कार्यक्रम में पोर्शे, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंच ग्रुप, भारत फोर्स के अलावा भारत और जर्मनी के कई बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एसोचैम जैसे व्यापार संघों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 22 नवंबर को शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया इनसाइड द ग्लोबल ब्राइट स्पॉट विषय पर सम्मेलन का मुख्य भाषण देंगे। 3 दिनों में 10 सेशन और 50 से ज्यादा वक्ता न्यूज 9 ग्लोबल समिट के जर्मनी संस्करण में इतिहास रचते हुए देखिए। न्यूज 9 ग्लोबल समिट जर्मनी @tv9.com। आप भी इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार हमें भेज सकते हैं।